फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वेब टेक्नोलॉजी लेक्चर सीरीज में एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल में बात करेंगे डीएनएस प्रोटोकॉल्स की, और सेकंड हम बात करेंगे एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर की। तो वन बाय वन दोनों को देखते हैं। दोनों जो प्रोटोकॉल्स हैं जनरली आपका प्रोटोकॉल गवर्निंग वेब के अंदर आपके जो सिलेबस है वेब टेक्नोलॉजी को उसी के अंदर आता है। तो इसके पहले हमने एप्लीकेशन लेयर के कई सारे प्रोटोकॉल को प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है। आज एप्लीकेशन लेयर के डीएनएस और एसएसएल दोनों काफी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, इसको हम डिटेल में कवर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डीएनएस से। डीएनएस प्रोटोकॉल, इसका सिंपली नेम आपका डोमेन नेम सिस्टम है। जनरली आपका यूज क्यों होता है इसको हम एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम देख लेते हैं डीएनएस काम क्या करता है। द डीएनएस इज ए वे दैट इंटरनेट डोमेन नेम आर लोकेटेड एंड ट्रांसलेटेड इनटू आईपी एड्रेस। जनरली डोमेन का जरूरत क्यों पड़ा है आपका? किसी भी ब्राउजर जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं जनरली आप लिखते हैं www.google.com या yahoo.com या कोई भी वेबसाइट जो आप सर्च करना चाहते हैं वो ब्राउजर पे सर्च करते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जो हम लिखते हैं ब्राउजर में www.google.com, ये यूजर से इंटरेक्ट करता है, यूजर की रीडेबिलिटी के लिए होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि उसी से एसोसिएटेड जो आपका नेम होता है, जैसे google.com है, एक आईपी एड्रेस होता है। तो जो एक्चुअल सिस्टम का एड्रेस होता है वो आईपी एड्रेस से वो लोकेटेड होता है सर्वर आपका। मींस वर्ल्ड वाइड जितने भी सिस्टम आपके नेटवर्क में आ रहे हैं, तो अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो जाहिर सी बात है उनको कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा। तो उसी आईपी एड्रेस को हम डोमेन नेम से अपने एक नाम दे देते हैं जिससे यूजर को रीडेबिलिटी हो जाए। और डिटेल में हम देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। अब जैसे समझिए यहाँ पे कि जब हम एक सिस्टम पे हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं yahoo.com, दूसरे पे हम टाइप कर रहे हैं google.com, तो ये जो yahoo.com और google.com है ये ह्यूमन रीडेबल है, ये इजीली हम याद कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट हम ऐसे याद कर सकते हैं जिसको हम क्रोम पे या मोजिल्ला पे या इंटरनेट एक्सप्लोरर पे हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि हर वेबसाइट के साथ जो भी आपका वेबसाइट नेम होगा उसका एक आईपी एड्रेस होता है। ये अब आईपी एड्रेस जब हम आएंगे डिटेल में, जब नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल में आएंगे तो वहां पे आईपी एड्रेस को काफी डिटेल में कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम देखें, पहले यहाँ पे सिंपली हम देखें कि जितने भी वेबसाइट नेम आपके होंगे, जैसे याहू है, गूगल है, तो ये तो ह्यूमन रीडेबल है। लेकिन अगर मशीन के बाद देखें तो इनका एक एक्चुअल आईपी होगा। ये याहू का एक्चुअल आईपी है, ये गूगल का एक्चुअल आईपी है। अगर आप देखना चाहें किसी भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस क्या है तो वो आप यहां से इस कमांड को, अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड है कंप्यूटर सिस्टम में और उस पे कमांड प्रॉम्प्ट में जाके इस कमांड टाइप करते हैं पिंग PING स्पेस वेबसाइट का नाम, किसी भी वेबसाइट का नाम अगर डालते हैं इंटर करेंगे तो आपको उसका क्या एक्चुअल आईपी है वो आ जाएगा। जनरली गूगल और याहू के पास केवल एक आईपी नहीं होता, इसके पास कई सारे मल्टीपल आईपी अपने पास रखते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल वेबसाइट की बात करें तो उनके पास केवल सिंगल एक आईपी होगा। तो अगर आप पिंग google.com लिखते हैं तो कभी ए वाला एड्रेस आएगा आईपी एड्रेस, हो सकता है कभी किसी टाइम कोई और आए। ऐसे ही याहू के केस में हो सकता है कोई और बार आपका, जितनी बार आप पिंग करेंगे उसको उतनी बार हो सकता है रेंडमली कोई दो एक आपका आईपी एड्रेस आए। तो अगर हम अपने ब्राउजर पे या तो हम yahoo.com लिखें या तो हम google.com लिखें, पेज ओपन हो जाएगा। अगर google.com लिखते हैं तो गूगल का पेज ओपन हो गया, yahoo.com लिखे तो याहू का पेज ओपन हो गया। लेकिन आप अगर इसको भी इंसर्ट करते हैं अपने ब्राउजर में, अगर इस आईपी को केवल इंसर्ट करके इंटर करते हैं तो आपका तुरंत याहू का पेज ओपन हो जाएगा। अगर इसको इंसर्ट करके ब्राउजर में आप इंटर करते हैं तो आपका गूगल का पेज ओपन हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये दोनों क्या है, एसोसिएटेड है आपस में। ये दोनों क्या है, गूगल का और इसका आईपी क्या एसोसिएटेड है। तो इन दोनों के बीच में ही काम करता है आपका डीएनएस।
अब आपको क्लियर हुआ होगा कि डोमेन नेम सिस्टम क्या है। डोमेन नेम सिस्टम एक तरह से एक ऐसा सिस्टम है जो आपके डोमेन नेम, आपके जो नेम हम वेबसाइट को देते हैं प्लस उसके एक्चुअल आईपी के बीच में मैपिंग करता है। मींस अगर आपको कन्वर्ट करना है, जब हम yahoo.com लिखते हैं तो yahoo.com जनरली आपका उस आईपी एड्रेस पे जो आपका सिस्टम है एड्रेस, इसी को कॉल करता है और पेज आपका डिस्प्ले करता है। ऐसे ही आपका गूगल के केस में भी करता है। अब हम एक वेबसाइट का देखते हैं कि डोमेन नेम सिस्टम का एक्चुअली में काम कब आता है और कैसे हमको एक्सेसिबिलिटी मिलती है। सपोज कीजिए मेरी वेबसाइट है खुद की www.universityacademy.in। अगर इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे रिसोर्स मटेरियल भी, नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। अगर हम देखें तो जो मेरी वेबसाइट है इसका आईपी एड्रेस कुछ ए है, 184.168.221.8। अब अगर आप इंटरनेट एक्सेस करने जा रहे हैं तो ब्राउजर में ही इसको आप एड्रेस डालेंगे। जैसे ही ब्राउजर में एड्रेस डालेंगे, ध्यान दीजिए सबसे पहले ये मैसेज जाता है डीएनएस कैश के पास। डीएनएस कैश मींस डोमेन नेम सिस्टम कैश होता है जो आपके ब्राउजर में कैश मेमोरी के रूप में होता है। अगर ये वेबसाइट आप पहले कभी एक्सेस कर चुके हैं अपने ब्राउजर पे तो तुरंत कैश में, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन कैश में पड़ी होती है, तो वहां से कैश में ले लेगा, कैश से उसको कॉल कर लेगा और आपकी वेबसाइट डिस्प्ले कर देगा। लेकिन आप अगर फर्स्ट टाइम ब्राउजर पे ओपन कर रहे हैं वेबसाइट तो कैश में तो उसको नहीं मिलेगा, तो किसके पास जाएगा? ये फिर यहाँ पे आएगा, इससे पूछेगा कि इस वेबसाइट को मुझे डिमांड हो रही है, इसको ओपन करना है। तो ये कहां पे आएगा? ISP DNS सर्वर। ISP मींस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, डोमेन नेम सिस्टम सर्वर। ISP वही होगा जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं तो हो सकता है आपके मोबाइल में इंटरनेट जियो यूज कर रहे होंगे, एयरटेल यूज कर रहे होंगे, वोडाफोन यूज कर रहे होंगे। ऐसे कंप्यूटर सिस्टम में भी अगर आप कोई इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो किसी कंपनी का इंटरनेट यूज कर रहे होंगे, वही आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के डीएनएस सर्वर से चेक करेगा कि इस वेबसाइट को ओपन करने की डिमांड करेगा। जनरली कभी कभी आप देखते होंगे कि पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर से कोई वेबसाइट ओपन नहीं होती, लेकिन अगर दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से हम देखें तो वेबसाइट ओपन हो जाती है। मतलब कि अगर जियो से नहीं ओपन हो रहा वेबसाइट तो जरूरी नहीं है कि अदर भी किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से ना ओपन हो। जैसे सिक्योरिटी पर्पज से कभी आप देखते होंगे कि पार्टिकुलर इस रीजन में इसकी सर्विस बंद कर दी गई, तो वहां पे क्या होता है, उस सर्वर उसका आईएसपी काम नहीं करता, लेकिन उस टाइम दूसरे का आईएसपी काम कर रहा होता है। तो यहां पे आएगा, ये इसको हो सकता है कि सर्च करके रिजल्ट दे दे और आपका पेज डिस्प्ले हो जाए। अगर यहां भी पेज नहीं मिलता है आपका universityacademy.in, अगर यहां भी नहीं मिलता है तो किसके पास जाएगा रूट सर्वर के पास। रूट सर्वर सबसे टॉप लेवल का सर्वर होता है जहां पे सारी इंफॉर्मेशन, अगर आपकी एक्चुअल वेबसाइट है तो इसकी इंफॉर्मेशन रूट सर्वर के पास तो होगा ही होगा। अगर इस एक्चुअल वेबसाइट नहीं है तो फिर यहां भी नहीं मिलेगा और पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड लिख के आ जाएगा। तो रूट सर्वर के पास जाता है। तो रूट सर्वर के पास कैसे काम करता है, ध्यान दीजिए। रूट सर्वर में वर्ल्ड वाइड 13 रूट नेम सर्वर हैं जो ऑपरेट होती हैं 12 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। इसमें मेन अगर हम कंपनी की बात करें, जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है तो आपका नासा है, वेरीसाइन सिक्योर है, यूएस डिफेंस है, यूएस आर्मी है, और भी बहुत सारे हैं। 12 कंपनीज ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि ये 13 रूट नेम सर्वर को गवर्न करती हैं। और यहाँ पे कैसे काम करता है, सबसे पहले टॉप लेवल डोमेन को चेक करता है। टॉप लेवल डोमेन को चेक करने का मतलब, जैसे ही ये इसके पास रिक्वेस्ट आया यहाँ पे रूट सर्वर के पास, तो राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करेगा रीड करना। और सबसे पहले टॉप लेवल डोमेन कौन है यहाँ पे, .in। तो पहले .in को चेक करेगा कि .in का कोई डोमेन है भी या नहीं है। अगर नहीं होगा इसका तो यहीं डिनाई कर देगा और लिख देगा पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दें .संदीप लिख लें, .संदीप, तो .संदीप नाम का तो डोमेन होगा ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेगा, यहीं पे इसको टॉप लेवल डोमेन डिनाई कर देगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। अब यहां पे अगर .in अगर इसको मिल गया, तब इसके पास इसको देखेगा कि जो यहां पे नेम लिखा गया है, क्या .in डोमेन जो बेचा गया, जो जो सर्विस आपको प्रोवाइड कर .in डोमेन आप जहां से परचेज किए, क्या वो इस नाम को भी इशू किया है या नहीं किया है। अगर इस नाम को इशू किया है तो यहीं पे पेज डिस्प्ले कर देगा। अगर यहाँ पे नाम भी ऐसा इशू नहीं हुआ है तो लिख के आ जाएगा कि दिस डोमेन नेम इज नॉट अवेलेबल। तो कुछ इस तरह से आपका वेबसाइट ओपन होने का फंडा
होता है। तो होपफुली आपको डीएनएस क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं SSL सिक्योर सॉकेट लेयर की। सिक्योर सॉकेट लेयर काफी इंपॉर्टेंट है, इससे इंडिपेंडेंटली आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। जनरली SSL होता क्या है, जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहां पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP तो यूज करते ही करते हैं, लेकिन कुछ कुछ वेबसाइट आप देखते होंगे जैसे बैंक की वेबसाइट हो या कोई सिक्योर वेबसाइट हो, गवर्नमेंट की वेबसाइट हो, तो वहां पे एक कैरेक्टर यहाँ पे S ऐड हो जाता है, मतलब जो आपका टोटल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाता है वो HTTPS हो जाता है। तो यहाँ पे जो S ऐड हुआ इसका मीनिंग ही क्या है, अगर HTTPS को हम देखें तो इसका मतलब होता है HTTP प्लस SSL, मतलब HTTP तो आप देख लिया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सबसे पहला प्रोटोकॉल हमने पढ़ा था, उसी के साथ अगर SSL को हम ऐड कर दें तो इस टाइप का HTTPS यहाँ पे सिक्योर काम करने लगागा, मतलब सिक्योरली आपका कोई रिक्वेस्ट रिस्पांस वहां पे होने लगा है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। तो SSL काम कैसे करता है, HTTP का तो मैंने आपको बता दिया था, सबसे पहला प्रोटोकॉल ये था HTTP के बारे में, जिसको मैंने बताया था कि क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट रिस्पांस करेंगे और आपका कम्युनिकेशन होगा। लेकिन अगर यही काम सिक्योरली मुझे करना है, सिक्योरली मींस कोई अदर थर्ड पर्सन उसको इंटरप्ट न कर पाए, कोई उसके कम्युनिकेशन को मॉडिफाई नहीं कर पाए, तो वहां पे आपको प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल S, सिक्योर, S फॉर सिक्योर। तो SSL को ऐड करने से, SSL को अगर HTTP में ऐड करते हैं तो आपका सिक्योर ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाता है। तो SSL का हम काम देखते हैं, SSL कैसे काम करता है। एक आपका क्लाइंट सिस्टम होगा और एक आपका सर्वर सिस्टम होगा। क्लाइंट मींस जहां से आप एक्सेस कर रहे हैं, सपोज अगर आप गूगल वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो आप अपने क्लाइंट साइट पे उसको ओपन कर रहे हैं, और गूगल का क्या होगा, गूगल का खुद का कोई सर्वर होगा जहां से वो रिस्पांस करेगा जिस भी पेज की आप डिमांड करेंगे। तो एक क्लाइंट है, एक सर्वर है। सबसे पहले क्लाइंट क्या करता है, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे एक एक स्टेप मैंने क्लियरली लिख रखा है। सपोज आप इस वेबसाइट को ओपन कर रहे हो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTPS www.universityacademy.in, मेरी वेबसाइट खुद की ओपन कर रहे हैं, मेरा सिक्योर वेबसाइट है। आप अगर वेबसाइट ओपन करेंगे तो दिखेगा आपको कि मेरा खुद का सिक्योर वेबसाइट है जो आप सिक्योरली कम्युनिकेशन करता है, कोई बीच में आपको इंटरप्ट नहीं कर सकता नेटवर्क में। तो क्लाइंट से जैसे आप करेंगे तो क्या क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सिक्योर सेशन की, किससे, सर्वर से बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप ब्राउजर में लिखेंगे HTTPS तो इसका मतलब है सिक्योर। तो क्लाइंट सिक्योरली रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर से कि हम आपसे सिक्योरली कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। तो क्लाइंट क्या करेगा, तो सर्वर क्या रिस्पांस करेगा इसको, सर्वर कहेगा ठीक है हम एक सर्टिफिकेट भेज रहे हैं। सर्वर एक X.509 एक सर्टिफिकेट होता है जो किसके पास भेजेगा, क्लाइंट के पास, और उसी के साथ आप उसका पब्लिक की होगा। अब यहाँ पे पब्लिक की का कंसेप्ट आ रहा है। पब्लिक की जनरली दो तरह के की होते हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की। ये दोनों की जब आप SSL का यूज करते हैं या सिक्योर कोई काम करते हैं तो पब्लिक और प्राइवेट की का कंसेप्ट आता है। ये दोनों की आपको थर्ड पार्टी कोई देती है, थर्ड ट्रस्टेड पार्टी। ट्रस्टेड पार्टी जैसे आप कह सकते हैं कि जिसपे आपको ट्रस्ट हो, हर किसी को ट्रस्ट होगा कि वो आपका इंफॉर्मेशन कहीं लीक नहीं करेगा। जैसे आप रियल लाइफ एग्जांपल समझ सकते हैं कि जो बैंक है आपका, बैंक भी तो हमारा ट्रस्टेड थर्ड पार्टी है। हम वहां पैसा रखते हैं किस बेस पे, इसी बेस पे कि वो ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, वो मेरे पैसे का मिसयूज नहीं होगा, हम जब चाहेंगे तो पैसा वहां से ले सकते हैं। ऐसे ही कोई थर्ड पार्टी होता है जो कि पब्लिक और प्राइवेट की प्रोवाइड करता है। इंडिया में एक काम NIC करती है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो होता है, NIC का नाम सुने होंगे आप, वो काम करती है पब्लिक और प्राइवेट की डिस्ट्रीब्यूशन करने का। तो पब्लिक की इसके साथ यहां पे आ जाएगा किसके पास, क्लाइंट के पास। अब क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट इस सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर लेगा, किससे, सर्टिफिकेट अथॉरिटी से। सर्टिफिकेट अथॉरिटी जैसे इंडिया में काम करती है NIC, तो उससे वो वेरीफाई करेगा कि क्या ये सर्टिफिकेट सही है जो इसका पब्लिक के यूज होके पब्लिक की के साथ आ रहा है, ये किसी ट्रस्टेड थर्ड पार्टी के थ्रू ही दिया गया है या कोई फेक है। तो ये वेरीफाई कर लेगा। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो क्लाइंट श्योर हो जाएगा कि हाँ जो पब्लिक की आया, जिससे हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, उसी का एक्चुअल पब्लिक की है। तो अब क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट करेगा एक रैंडम सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की मींस
प्राइवेट की तरह हो गया, प्राइवेट सिमेट्रिक की तरह से हम एक तरह से प्राइवेट की ही कर सकते हैं, जो सिंगल शेयर्ड होता है सीक्रेट की। कोई आपका एक रैंडम नंबर होगा, रैंडम नंबर जनरली आपका यहाँ पे जो यूज होता है सिमेट्रिक की, आपका प्राइम नंबर जनरली यूज किया जाता है। लार्ज प्राइम नंबर कोई आपका होगा जिसको एज ए सिमेट्रिक की हम यूज करते हैं यहाँ पे। तो एक नंबर ये जनरेट करेगा और किसके पास भेजेगा, और जो पब्लिक की इसके साथ जो यहां पब्लिक की आया था उसी से इनक्रिप्ट करेगा। इनक्रिप्ट करने का मतलब कि जो अपना एक रैंडम नंबर है और उसके पब्लिक की से उसको इनक्रिप्ट करके एक मैसेज बना देगा। अब वो मैसेज भेज देगा किसको, सर्वर के पास। अब ध्यान दीजिए, सर्वर के पास जब आएगा तो सर्वर के पास सिमेट्रिक की आएगा प्लस सर्वर का ही पब्लिक की आएगा, क्योंकि ये दोनों मिक्स होकर यहां पे आ रहे हैं। अब सर्वर के पास जब यहां पे आएगा तो सर्वर, क्योंकि सर्वर का अपना प्राइवेट की भी तो होगा, तो सर्वर का इसी से एसोसिएटेड एक प्राइवेट की भी होता है, इसी से एसोसिएटेड प्राइवेट की होगा। तो सर्वर क्या करेगा, इस मैसेज को अपने प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर लेगा। डिक्रिप्ट कर लेगा कैसे, क्यों डिक्रिप्ट कर पाएगा, क्योंकि जो पब्लिक की यहाँ पे यूज हुआ है मैसेज इंक्रिप्शन में, इसी का तो पब्लिक की यूज हुआ था, तो अपने प्राइवेट की से इसको डिक्रिप्ट करेगा। जब डिक्रिप्ट कर लेगा तो ये सीक्रेट की किसको मिल जाएगा, सीक्रेट की सर्वर को मिल जाएगा। तो अब सीक्रेट की किसके किसके पास है, ध्यान दीजिए, सीक्रेट की क्लाइंट भेजा था तो क्लाइंट को सीक्रेट की पता है। अब सर्वर इसको डिक्रिप्ट किया, सर्वर को भी क्या पता चल गया, सिमेट्रिक की जो सिमेट्रिक सीक्रेट की है वो किसको पता है, सर्वर को भी अब यहाँ पे पता चल गया। तो अब देखेंगे यहाँ पे दोनों को सिमेट्रिक की पता है, क्लाइंट को पता है और सर्वर को पता है। अब दोनों इसी सिमेट्रिक की का यूज करके आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जब दोनों इस सीक्रेट की का यूज करके कम्युनिकेशन करेंगे तो बीच में कोई भी इंटरप्शन नहीं होगा। जनरली ये फंडा आपका सिक्योर साइट पे, हर सिक्योर साइट पे यूज होता है। अब इसको सोचेंगे आप कि इतना प्रोसेस करने में कितना टाइम लगता होगा, लेकिन ये इतना फास्ट काम होता है कि आप सोच भी नहीं सकते कितनी जल्दी से वो हर काम कर लेता है। ये यूजर को नहीं करना होता है, ये सब आपके बिहाफ पे आपका ब्राउजर ये सारा काम, इंटरनेट कनेक्शन और ब्राउजर आपका सारा काम करता है। प्रोटोकॉल कौन करता है, प्रोटोकॉल जब हम ये यूज करेंगे देन। तो होपफुली आपको डीएनएस और एसएसएल दोनों डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल और नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल के बारे में।